हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। देखिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, मतलब अकाउंट करने के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। एएस आप सभी ने सुना होगा अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं। सिमिलरली ऑडिटिंग को भी कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स उसे हम एएस कहते हैं, राइट। और जो ऑडिटिंग को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं उसे हम एसए कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, राइट। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेसिकली क्या हो गया, ये एक प्रोफेशनल गाइडलाइंस है जिसे आईसीआई इशू करती है। किस चीज़ के लिए इशू करती है कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर्स कंडक्ट करने वाले हैं उसे सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस ऑल ओवर इंडिया एक जैसा हो। मतलब जब भी ऑडिट किया जाए तो एक तरीके से किया जाए, एक रूल के अंदर किया जाए। इसी के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर है? उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब देखिए, ऑडिट करना आप सभी जानते हैं, ऑडिटिंग के रिगार्डिंग हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अब एक पर्सन ऑडिट कर रहा है, वो अपनी तरीके से कर रहा है कि चलो ये पेपर है तब भी हम मान लेंगे कि सब सही है, आपने ऐसे लिखा है हम इसको बिल को पास कर दे रहे हैं। कोई और ऑडिटर है वो अलग तरीके से कर रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, एक जैसा कोई एक रूल सेट हो जाता है कि ये काम ऐसे होना है, तो हर कोई उस रूल के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये काम सही है। इसी तरीके से ऑडिट के लिए कहा गया कि ऑडिट करना है ना, तो उसके लिए भी कोई रूल सेट होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए कि इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। एविडेंस किसे हम मानेंगे, है ना, प्रोसीजर कैसे होनी चाहिए, प्लानिंग कैसे होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए एक रूल होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए कि इसी तरीके से ये सब काम कंडक्ट होंगे, है ना, वो गाइडलाइंस मेंशन होनी चाहिए। तो उसी को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहा जाता है। इज इट क्लियर? सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है, एक ऑथोरिटेटिव गाइडलाइंस है जो इशू की जाती है, किसके थ्रू, आईसीआई के थ्रू, जो इंश्योर करती है कि जो कुछ भी ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है वो एक सिस्टमैटिक वे में किया जा रहा है, कंसिस्टेंट है और प्रोफेशनल मैनर्स में किया जा रहा है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं है। इन सब बातों को इंश्योर कौन करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो अगर ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग किया गया है तो वो ऑडिट बिल्कुल सही मानी जाएगी, राइट। सो इन मतलब 1982 में क्या हुआ, आईसीआई ने, जो आईसीआई इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या किया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड सेट किया, जिसका काम था कि ऑडिटिंग के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करना या प्रिपेयर करना, ठीक। तो एएएसबी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर किया और इशू किया। क्लियर है? पर इशू किसके थ्रू किया गया, आईसीआई के थ्रू, क्योंकि एएएसबी क्या है, आईसीआई के अंदर ही सेटअप की गई एक बॉडी है, ठीक है। तो पहले ना ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उनको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड कहा जाता था, एएएस कहा जाता था। बाद में इसका नाम क्या गया, एसए कर दिया गया है, ठीक। तो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो आईसीआई के थ्रू, उनकी एएएसबी बोर्ड के थ्रू ही इशू की गई है। मतलब एएसबी बोर्ड ने बनाया और फिर आईसीआई ने इशू किया। और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है आईसीआई को के अकॉर्डिंग अलाइन किए गए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 95% तक बिल्कुल उन्हीं की तरह मैच किए गए हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फ्रेम किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही अथॉरिटी मिलती है कि आप ऐसे ही इशू कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन, अगर कंपनीज एक्ट की हम बात करें तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 के अंदर बोला गया है कि हर एक ऑडिटर को जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मेंशन है उसे पूरा करना मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब अगर बीइंग एन ऑडिटर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको ये जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं आईसीआई के थ्रू, आपको इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही ऑडिट करना होगा। अगर आप इसके अलावा ऑडिट करते हैं, मतलब इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं देन ऑडिट करते हैं, तो वो ऑडिट क्या एक्यूरेट रिलायबल ऑडिट नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये जो स्टैंडर्ड्स इशू किए गए एएसबी के थ्रू ना, अगर कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। आप देखेंगे जब भी आप ऑडिटर वगैरह होते हैं तो वो इंगेजमेंट लेटर तैयार करते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये सारी चीज़ों से कुछ इंगेजमेंट लेटर कहा जाता है। तो ये क्या, इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहे जाते हैं। अब इसमें कैसे आते हैं, इसमें बेसिकली 5 आते हैं। कौन कौन से? एक आता है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसएस कहते हैं, जो कि जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनकी ऑडिट के लिए होता है। जैसे आपकी बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया, जो ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं उन ट्रांजेक्शन्स के, उन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जब ऑडिट की जाती है तो उसको हम क्या, उसके लिए जो रूल्स एंड गाइडलाइंस मेंशन है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, SREs जिसे कहते हैं। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करने के रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किया गया। फिर आता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, राइट। तो ऑडिट एंड रिव्यू के अलावा जब हम एश्योरेंस की चीज़ें करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम SAEs कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा SRS, जो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जब उनके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर्स है, जो भी नॉर्म्स है वो सेट किए गए हैं अदर सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज आता है। एंड देन आता है SQC, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। ये सभी इंगेजमेंट्स पे, सभी ऑडिट जो चीज़ें हैं उन सब पे एप्लीकेबल होता है। SQC बेसिकली 1 आता है, ठीक है। तो इन सब के नंबर्स हैं कि SAs के अंदर कितने आएंगे, SREs के अंदर कितने आते हैं, सबकी नंबरिंग है 3500 से लेके ऐसे ऐसे सबकी नंबरिंग है, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट कंपनीज़ की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट वगैरह PL बनता है, तो कॉर्पोरेट में नॉर्मली ये ऑडिट होती है। तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट आपको जो समझना होता है या पढ़ना होता है वो होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या SAs जिसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टैंडर्ड्स के, ये जो ऑडिटिंग के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट किए इनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि जो भी ऑडिट प्रैक्टिसेस कंडक्ट की जाने वाली हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए। क्लियर है। ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अगर आपने फॉलो किया है तो ये इंश्योर कर देता है कि जो भी ऑडिट प्रैक्टिसेस ऑडिटर के थ्रू कंडक्ट की गई हैं, चाहे जहाँ भी इंडिया में कंडक्ट की गई हैं, वो सभी एक जैसी होंगी, एक रूल्स के अकॉर्डिंग होंगी, और ये जो गाइडलाइंस, ये जो स्टैंडर्ड मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है। इसके अलावा ये ऑडिट की क्वालिटी को इन्हांस करता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स है ना इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर मेंशन किया गया है कि एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट कब कहा जाएगा, उसकी ओपिनियन किस बेसिस पे आनी चाहिए, उसके एविडेंस कैसे होना चाहिए, उसके वर्किंग पेपर्स कैसे होना चाहिए, वो रिस्क को कैसे एसेस करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें, वो रिपोर्ट तैयार करेगा तो कैसे तैयार करेगा, हर एक चीज़ के लिए गाइडलाइंस मेंशन है और ऑडिटर को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो ये ऑडिट की क्वालिटी को इन्हांस करता है। ये अगर इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया तो ये बताता है कि भाई ऑडिट जो की गई है, ऑडिट जो कंडक्ट करी गई है वो बिल्कुल सही कंडक्ट की गई है और उस पर विश्वास किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा ये पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आप देखेंगे कि जब जैसे अगर आप शेयर मार्केट में भी डील कर रहे हो, आपको ध्यान होगा तो कंपनीज अपनी बैलेंस शीट अपलोड करती हैं, है ना, अपना एनुअल स्टेटमेंट अपलोड करती हैं, वो एक CA के थ्रू सर्टिफाइड होता है, उसकी ऑडिटेड कॉपी वहाँ पे लगाई जाती है, ऑडिटेड बैलेंस शीट जिसे हम बोलते हैं वो वहाँ पे अपलोड की जाती है। तो ऑडिटेड बैलेंस शीट होने का मतलब ही यही होता है कि आप इंश्योर हो सकते हैं कि जो कुछ यहाँ लिखा गया वो एक सर्टिफाइड ऑडिटर के थ्रू उसे चेक किया गया है और ये बिल्कुल सही होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पब्लिक अगर उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाले, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले, उसके शेयर परचेस करने वाली है, तो वो समझ के कर सकती है कि ये जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट है। इज इट क्लियर। तो ये पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, एक ऑडिटर्स की क्या ड्यूटीज़ बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें कैसे ऑडिट कंडक्ट करनी चाहिए, ऑडिट को कंडक्ट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, उनके रिगार्डिंग सारी ड्यूटीज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टैंडर्ड्स में मेंशन होती है और आप उसके अकॉर्डिंग ऑडिट करते हैं, ठीक है। सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जैसे ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑडिटर के थ्रू ऑडिट कर ली जाती है, एक CA के थ्रू ऑडिट कर ली जाती है और उसका सर्टिफिकेशन हो जाता है, वो ऑडिटेड कॉपी बन जाती है, तो वो बिल्कुल रिलायबल मानी जाती है। माना जाता है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं हर बात सही है, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड CA के थ्रू, मतलब एक CA के थ्रू उसको सर्टिफाई किया गया है, उसको ऑडिट करके चेक किया गया है। अगर यहाँ कुछ गलत होता तो ऑलरेडी वो करेक्ट होके यहाँ पे आया होता। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के और इसीलिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना मैंडेटरी है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि ये इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की क्लासिफिकेशन कैसे, जैसे SAs ना, SAs, SEs, SRS जितने भी है ना, तो हम उसमें सिर्फ SAs की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं कि उसको क्लासीफाई कैसे किया गया है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो गया ना, ये 6 ग्रुप, अगर हम ग्रुप में से डिवाइड करेंगे, आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे ये याद होते हैं। इन सारे SAs के ना नंबर हैं, सेक्शन है, सब कुछ है ना, तो उनको याद करने का एक तरीका होता है, उनके नाम अलग होते हैं, उसमें प्रोसीजर सारे लिखे गए हैं।
तो मैं ग्रुप के थ्रू आपको इसको डिवाइड कर दे रही हूँ। जैसे 100 से लेके 199 तक जो भी एसेज हैं वो इंट्रोडक्शनरी मैटर्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। वहीं पे जैसे ऐसे 200 आता है तो एक सीक्वेंस में आप इसको समझिएगा कैसे ये है, ठीक है। ऐसे 200 जो आता है वो क्या कहता है, वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेंशन करता है। वहीं ऐसे 210 जो होगा वो ऑडिट इंगेजमेंट किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे होनी चाहिए, कैसे एग्री करेंगे, स्कोप वगैरह क्या होता है, वो सब ऐसे 210 में बता देता है। अब 205 कुछ भी नहीं है, 200 के बाद 210 ही ऐसे है, 201, 202, 203 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से एसवे की सीक्वेंस है, ऐसे 200, ऐसे 210, ठीक है। उसके बाद हमारा 200 के बाद 299 जो ये पूरे आते हैं वो बेसिकली किस में आते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग आते हैं। जैसे कि ऐसे 220 क्या हो गया, क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग हो गया। 240 क्या हो गया, फ्रॉड वगैरह के केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। 250 लॉज एंड रेगुलेशन आ जाता है। फिर इसके बाद 300 से लेके 499 तक के जो जितने भी ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं वो किसके रिगार्डिंग है, वो रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग है। जैसे ऐसे 300 किसके रिगार्डिंग है, ऑडिट की प्लानिंग के रिगार्डिंग है। 315 क्या कहता है कि अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया या एसेस किया तो कैसे क्या करना है, ठीक है। 330 क्या कहता है कि ऑडिटर उन एसेस रिस्क पे कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो ये हमारे 300 के कैटेगरी में इतने आ गए, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर हमारा क्या आता है 500 की कैटेगरी में आ जाते हैं कि मतलब 500 से लेके 599 के जो भी स्टैंडर्ड्स है वो किसके रिगार्डिंग है, ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग है। जैसे ऐसे 500 वो ऑडिट एविडेंस के बारे में बताता है कि किसे हम ऑडिट एविडेंस कहेंगे। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बताता है। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताता है। इसी तरह 699 तक के जो ऑडिट हैं वो दूसरे का वर्क अगर ऑडिटर यूज़ करता है तो क्या नॉर्म्स होंगे। जैसे 600 कहता है कि अगर आप दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज़ कर रहे हैं तो कैसे आपको ध्यान रखना होगा, कैसे उनसे कन्फर्मेशन लेनी पड़ती है। इस तरह 610 कहता है कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर की ऑडिट यूज़ कर रहे हो, उसके रिपोर्ट्स को बेस बना रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, उनके वर्क पे कहाँ तक आप रिलाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको 600 की कैटेगरीज में मिल जाएगी। फिर 700 से 799 के अंदर जो आपके एसेज हैं वो किसके रिगार्डिंग है, कैसे ऑडिट को कंक्लूड करेंगे और कैसे अपनी रिपोर्ट फ्रेम करेंगे। तो जैसे ऐसे 700 वो ओपिनियन है, रिपोर्टिंग कैसे फ्रेम होगी, कैसे रिपोर्ट करेंगे। 705 अब मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है तो क्या हो गया। 706 इम्फेसिस ऑफ मैटर है तो क्या हो गया। अब मॉडिफाइड ओपिनियन क्या आती है, इम्फेसिस ऑफ मैटर क्या होता है, ये सब जब ऑडिट रिपोर्ट हम समझेंगे तो वहाँ पर ये बात समझेंगे कि अगर आपको किसी एक पॉइंट में कुछ एक चीज़ गलत लिखी गई है तो आप क्या उसको EOM करके आप कैसे मेंशन करेंगे अपनी रिपोर्ट में। आपको पूरी रिपोर्ट ही लग रहा है कि मुझे एडवर्स रिपोर्ट देनी है ना, मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी, किस तरह की रिपोर्ट आपको फ्रेम करनी है तो उस तरह से आप उसको करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग ये एसेस प्रोवाइड किए गए। ये सब मैंने इन शॉर्ट आपको समझाया है। बेसिकली इन एसेस का एक प्रॉपर नेम है जो मैं अभी आगे आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसे याद कर सकते हैं। बेसिकली अगर CA वगैरह आप कर रहे हैं तो आपको ये नेम याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 200 देखिए पूरा नेम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट एन ऑडिट अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 200 एग्रीइंग इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इस तरह से पूरा एसेज है, ठीक है। तो आप इस तरह से इन सबको याद कर सकते हैं। मैं इन शॉर्ट आपको ये दे रही हूँ जिसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। सो विश यू ऑल द बेस्ट।